हेलो बच्चों, मैं श्री बलविस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें हमने ये देखा कि डाइपोल मोमेंट जो है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑर्डर देखे कुछ एक इम्पोर्टेंट, जैसे वाटर है या H2O2 है, उसमें H2O2 का डाइपोल मोमेंट हाई मिलता है क्योंकि H2O2 में नंबर ऑफ लोन पेयर मोर मिलते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखे कुछ एक कि अगर बेंजीन पे दो क्लोरीन अटैच है, इसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, तो जितना वहां पे एंगल इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होने से क्या होगा, एंगल इंक्रीज होने से डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि वहां पे जब भी हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो वहां पे वेक्टर एडिशन में फॉर्मूले में आता है कॉस थीटा, और शायद तुम्हें पता है थीटा अगर इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, जो डाइपोल मोमेंट नेट नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। तो मैंने यहां पे बोला कि अगर मान लो कई बार, मान लो जो भी एटम अटैच है उनके एंगल में चेंज आता है, जैसे मान लो बेंजीन है तो बेंजीन में अगर क्लोरीन अटैच है तो क्लोरीन यहां इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अगर क्लोरीन यहां पे होता है तो एंगल होता है 120, और क्लोरीन अगर यहां पे हो तो ऊपर वाले क्लोरीन और फोर्थ नंबर जो क्लोरीन है उसमें 180, तो एंगल चेंज होगा, तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। और एंगल थीटा अगर इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज। तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो म्यू भी क्या होगा, डिक्रीज। तो बात यह है, थीटा के हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट थीटा के क्या होगा, इनवर्सली होता है। कॉस थीटा में क्या, कॉस थीटा अगर 180 हो तो 0 मिलता है, 60 डिग्री पे मिलता है √3 म्यू, और 120 पे जब दो इक्वल फोर्स बोल दो इक्वल वेक्टर 120 पे हो तो उनका रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल आएगा। अगर म्यू है, ये भी म्यू है, तो ये क्या आएगा, म्यू। तो डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि हम डाइपोल मोमेंट के जरिए हम क्या क्या प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब यही है। तो जैसे अगर हम मान लो बात करें, सबसे पहले इसमें इसमें एक ये भी आता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट क्या है, पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब क्या है, किसी पर प्लस माइनस चार्ज आना, किसी पर प्लस माइनस चार्ज आता है मतलब वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड। तो उसमें आयोनिक परसेंटेज कितना ज्यादा है, या कौन सा कंपाउंड हाई आयोनिक है, कौन सा लो आयोनिक है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई है। अब जिसमें आयोनिक परसेंटेज हाई आएगा तो कोवेलेंट क्या होगा, कम होगा। तो ये भी हम डाइपोल मोमेंट से बता सकते हैं। तो ये सारा जानने के लिए आपको बहुत अच्छे से ये आज का क्लास देखना पड़ेगा, और आगे क्लास देखोगे तो साथ साथ जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि ये पॉइंट्स आपके लिए नए हैं उनको आप नोट कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में अपन मेनली क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आएगा आगे। इसके अलावा हम डाइपोल मोमेंट से हम ये भी बता सकते हैं कि वो कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री क्या है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, जैसे आपको अगर मैं बोलूं H2O मॉलिक्यूल है ना, H2O में ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन से अटैच है, 2 से। अगर हम अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ये बनाते, ये भी एक बॉन्ड है, ये भी एक बॉन्ड है, अगर वाटर की स्ट्रक्चर ये बनती तो दो बॉन्ड के बीच में थीटा कितना आ गया, 180। और आपको भी पता है कि अगर ये भी ये भी एक वेक्टर जो है, इसका भी ये भी बॉन्ड कौन सा, OH बॉन्ड, ये भी कौन सा बॉन्ड है, OH बॉन्ड। दोनों बॉन्ड अगर सिमिलर है तो अगर इसका भी म्यू है इसका भी क्या होगा, म्यू। दो इक्वल फोर्स अगर 180 पर है तो उनका रिजल्टेंट, इक्वल फोर्स अगर 180 पे होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। इट मीन्स वाटर तो क्या होना चाहिए, नॉन पोलर, बट प्रैक्टिकली वाटर जो है वो हमें क्या मिला था, पोलर। वाटर में तभी तो अपन लिखते हैं H+OH-, मतलब चार्ज है, मतलब वो पोलर है। पोलर है मतलब उनमें कोई ना कोई एंगल है,
और जब ऐसा देखा गया तो बताया यहाँ पे देखा वाटर में जो एंगल मिलता है बॉन्ड के बीच में एंगल वो लगभग मिलता है 104.5 डिग्री, और ये एंगल मिलता है इट मीन्स वाटर जो है वो वाटर क्या है, एंगुलर। क्या है वाटर, एंगुलर। वाटर क्या हमारे पास एंगुलर शेप में होता है। तो ये अगर हमें डाइपोल मोमेंट पता नहीं होता, डाइपोल मोमेंट मतलब इसका जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता इसका मतलब वो लीनियर नहीं है। अगर जीरो होता मतलब ये लीनियर हो सकता था, जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है वो हमने कैसे देखा, वाटर की स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको पता है क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कल ही मैंने बोला था, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ईएन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ईएन किसकी आई होती है, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो वेक्टर ऐड होगा, इनका ऐड होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब वो 180 पर तो नहीं है, 180 पर नहीं है तो कोई ना कोई एंगल 180 के अलावा है। इट मीन्स वहां पे अब लोन पेयर तो लोन पेयर में रिपल्शन होगा, तो वहां पे बैंड शेप मिलता है। बैंड शेप बोलते हो, वी शेप बोलते हो, एंगुलर शेप बोल सकते हो आप। ओके, तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए वाटर वाले कंडीशन में। उससे हम ये बता सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट अगर हमें पता है तो हम किसी का भी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। तो ज्योमेट्री बता सकते हैं, परसेंटेज बता सकते हैं। इसके अलावा हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू के बेसिस पर जो भी एटम किसी मॉलिक्यूल में अटैच है उनके बीच में एंगल भी बता सकते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, एप्लीकेशन सबसे पहले आता है डिटरमाइन पोलरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। पोलरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब पोलरिटी कैसे कि अगर मान लो अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल अगर जैसे अपन Cl2 F2 H2 N2 O2, जब भी हमें ये मॉलिक्यूल मिलेंगे डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में मैंने कल भी कहा था डाई एटॉमिक में म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल्टा ई एन। तो इनका डेल्टा ई एन क्या आएगा, सिमिलर एटम है तो डेल्टा ई एन क्या आएगा, जीरो। तो डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा मतलब क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो नॉन पोलरिटी, पोलरिटी हम किसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, म्यू के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा जैसे ज्योमेट्री की बात आए तो ज्योमेट्री की बात जैसे अभी मान लो इसमें अगर एग्जाम्पल हम ज्योमेट्री की बात करें तो फिर जैसे अभी मैंने वाटर बताया था वैसे ही अगर मान लो जैसे अभी मान लो एक मॉलिक्यूल मेरे पास आया BF3। अब BF3 में बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। अब अगर वो 3 बॉन्ड अगर आपने 3 बॉन्ड ऐसे बना दिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। अब आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है कल अपने बात की थी, पॉजिटिव से क्या होता है, नेगेटिव, या जिसको अपन बोलते हैं लो EN टू हाई EN। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोरॉन की कितनी होती है, 2। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, इक्वल है। मान लो इनका जीरो हो भी गया बट इसका तो नहीं होगा जीरो। जीरो नहीं होगा तो मतलब यहाँ डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो मिलेगा, और नॉन जीरो मिलेगा मतलब ये तो पोलर मिलेगा। बट प्रैक्टिकली केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल दो, एट लास्ट माना वो जाता है जो प्रैक्टिकली मिलता है। प्रैक्टिकली BF3 मॉलिक्यूल जो है वो हमें मिला नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वो कैसे मिला होगा, तो नॉन पोलर ये तभी मिल सकता है जब अगर इसकी स्ट्रक्चर जो है उसमें ये बॉन्ड इस तरह से हो कि रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में यहां पे भी एंगल कितना है, 120 डिग्री, यहां पे भी 120 और यहां पे भी 120 डिग्री। अब आपको बताएं EN डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन EN पर डिपेंड करता है, लो EN टू हाई EN, लो EN टू हाई EN। ये भी कौन सा बॉन्ड है, BF बॉन्ड, ये भी बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड अगर 120 पे रिजल्टेंट यहाँ पे
इसका रिजल्टेंट ऊपर, तो ये दोनों बॉन्ड अब इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर इसका म्यू था, इसका भी म्यू था, तो ये क्या आएगा म्यू, और ये ऊपर वाला भी क्या आएगा म्यू। दोनों वेक्टर 180 पे है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, अगर ये कैंसिल कर देंगे तो नेट चार्ज यहाँ पे जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो, और डाइपोल मोमेंट जीरो मतलब ये क्या है नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर प्रैक्टिकली भी ये नॉन पोलर मिला, तो प्रैक्टिकली जो मिला उसको ये इसने एक्सप्लेन किया, इट मींस BF3 में हम बता सकते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, नोट कर सकते हो। तो ये नॉन पोलर है इसलिए ये एक्सप्लेन, नॉन पोलर है ये, और नॉन पोलर है इसलिए इसका म्यू जीरो है, और म्यू जीरो है इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये बात कैसे एक्सप्लेन होगी, और ये बात ऐसे एक्सप्लेन होगी कि जब ये तीनों जो फ्लोरीन बॉन्ड है बोरॉन के साथ 120 पे होंगे, तो 120 पर होंगे तो दो के वेक्टर को तीसरा कैंसिल कर रहा है, इट मीन्स ये ज्योमेट्री क्या होगी इनकी ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, अगर मैं और भी कंपाउंड की बात करें जैसे मान लो PCl5, PCl5 को अगर 5 बॉन्ड है, अब 5 बॉन्ड को अगर आपने रैंडमली कैसे रख दिया तो उसका डाइपोल मोमेंट, अगर आपने जैसे ऐसे रख दिया मान लो 5 1 2 3 4 और 5 ऐसे रख दिया मान लो, या हमारा क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन मान लो, अब मान लो कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आ भी गया मान लो बीच, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को ये मान लो वेक्टर, ये वेक्टर इसका ये वेक्टर इसका, इनका रिजल्टेंट मान लो यहाँ पे आ गया, और इनको ये मान लो एग्जैक्ट 180 भी है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को कैंसिल करने वाला कोई होगा नहीं, होगा नहीं मतलब उसमें चार्ज क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसी कोई भी ज्योमेट्री जो ये बात एक्सप्लेन कर पा रही है कि PCl5 का डाइपोल मोमेंट जीरो मिलेगा, तो वो कैसे, वो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर PCl5 स्ट्रक्चर को वेस्पर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने जो पीछे बनाया था, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये एक्सियल बॉन्ड, अब आपको पता है कि क्लोरीन की EN 3.1 इसकी होती है 2.1, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाते हैं जिस तरफ EN हाई होता है, तो ये क्लोरीन की तरफ गया, ये भी क्लोरीन की तरफ गया, इनमें कितना एंगल 120 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ, इसके रिजल्टेंट को इसने क्या कर दिया कैंसिल, तो अगर ये कैंसिल 120 पे थे, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तो दो जो वेक्टर है 120 पे, तो इनका रिजल्टेंट ये अगर म्यू है ये म्यू है तो ये भी म्यू आएगा, इसका भी म्यू है, इक्वल वेक्टर 180 पे आएंगे तो क्या होगा जीरो, ये भी क्या है 180 पे, ये भी एक दूसरे क्या कर देंगे जीरो, तो नेट चार्ज क्या आया जीरो, डाइपोल मोमेंट क्या आया जीरो, इट मींस PCl5 इज अ नॉन पोलर, तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता
तो बात यही है कि डाइपोल मोमेंट से, नोट कर सकते हो, डाइपोल मोमेंट से हम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बता सकते हैं। अगर वो ज्योमेट्री डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है तो वही प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मिलती है। इट मींस डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकता है। ओके, क्लियर। तो ये बात थी अपनी। पीछे से अगर देखें डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन, जो मैंने कहा एक आयोनिक परसेंटेज भी आएगा आगे कि अपन डाइपोल मोमेंट क्या है, पोलरिटी। पोलरिटी मतलब चार्ज, चार्ज मतलब किसी पर कैटायन आना और एनायन आना, प्लस माइनस आना मतलब वो आयोनिक कैरेक्टर उसमें है। अब कितने परसेंटेज है वो अपन इसका एक फॉर्मूले से देखेंगे। वाटर की स्ट्रक्चर में अगर वो लीनियर होता तो डाइपोल मोमेंट जीरो मिलता, क्योंकि तो दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना मिलता 180, और दो इक्वल वेक्टर 180 होंगे तो रिजल्टेंट जीरो, तो ये जीरो आना चाहिए था, बट ये जीरो नहीं आया। इट मीन्स वाटर जो है उसकी बॉन्ड 180 पे तो नहीं है, 180 पे नहीं है तो कोई ना कोई एंगल पे है। ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर भी तो क्या करेगा, रिपल्शन, रिपल्शन है तो वो थोड़ा बेंट रहेगा, तो H2 की शेप क्या होती है, बेंट शेप, एंगुलर शेप। ओके, फिर यहाँ पर देखा कि भाई यही बात कि एप्लीकेशन कौन से, तो डाइपोल मोमेंट जिनका जीरो मिला था वो क्या होता है, नॉन पोलर। ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्री के बारे में, तो ज्योमेट्री के बारे में पता चल सकता है कि जितने भी डाई एटॉमिक थे, तो डाई एटॉमिक तो वैसे भी लीनियर होते हैं, तो उनको तो आप इसे अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अगर वो नॉन पोलर है इट मीन्स दोनों एटम क्या है, सिमिलर है। और अगर मान लो पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक में अगर आपका, पॉली एटॉमिक में अगर सारे जो बॉन्ड बने हैं वो सारे बॉन्ड अगर सिमिलर है, यहाँ पे भी बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड, तीनों बॉन्ड सिमिलर है, तो अगर सिमेट्रिकल बॉन्ड है तो उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा इट मीन्स ये जीरो होगा, मतलब वो जीरो किस अकॉर्डिंग हो रहा है, वो जो एंगल होगा वो एंगल हमें क्या बताएगा, उसकी शेप के बारे में, उसकी ज्योमेट्री के बारे में। तो अगर मैंने BF3 को अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर रखता हूँ तो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली वो जीरो मिलता है, नॉन पोलर मिलता है। जब अपन 120 पे रखते हैं तो दो इन फोर्स को ये तीसरा फोर्स कैंसिल कर देता है, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट जीरो, दैट मीन्स वो नॉन पोलर। BF3 प्रैक्टिकल भी क्या मिला हमें, नॉन पोलर। तो जो प्रैक्टिकल जो है उसको अगर कोई भी थ्योरी अगर एक्सप्लेन कर देती है तो हम उसको मान सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने PCl5 बताया, PCl5 का स्ट्रक्चर अगर आप किसी और तरह से बनाओगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अलावा, तो हो सकता है वहां पे डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रह जाए, बट रहना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली से डाइपोल मोमेंट क्या मिला, जीरो। ओके, तो ये पीछे जैसे एक लाइन अपन बोल भी सकते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम से जो सराउंडिंग एटम है वो सारे एटम क्या है, सिमिलर है, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। पिछली वाले क्लास में देख लेना, ये बता रखा है किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में अगर एक भी लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर, जैसे किसमें नहीं है, BeCl2 में नहीं है, BCl3 में नहीं है, AlCl3 में नहीं है, BF3 में नहीं है, BBr3 में नहीं है, CH4 में नहीं है, CCl4 में नहीं है, CF4 में नहीं है, PCl5 में नहीं है, PF5 में नहीं है, IF7 में नहीं है, सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं हो, सारे सराउंडिंग जो एटम है वो सिमिलर हो, सारे बॉन्ड सिमिलर हो, तो डाइपोल मोमेंट उसका हमेशा क्या होगा, जीरो। मतलब वो कंपाउंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रखेगा। अगर उसमें एक लोन पेयर है तो कहीं ना कहीं उसमें डेविएशन आएगा रिपल्शन के कारण, तो वो सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो नॉन जीरो होगा। अब नॉन जीरो के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रक्चर होती है उसके शेप को बताएगा। तो यहाँ PCl5 में सारे सारे बॉन्ड क्लोरीन के साथ हैं, सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पे नहीं है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी। अब 5 बॉन्ड में सिमेट्रिकल क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अगर हम ये बात करें
तो देखो पीछे वाले में ऐसा भी है, कई बार ऐसा है दिमाग में आए कि सर इसको अगर पेंटागोनल बना देते तो पेंटागोनल में जीरो नहीं आता, अगर पेंटागोनल बनाते ना इसको ऐसा, जैसे मान लो ऐसा बना देते फॉस्फोरस क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन, तो ईएन किसकी आई है, क्लोरीन की, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ। मान लो ये इसको कैंसिल कर भी रहा है, ये इसको कैंसिल कर भी रहा है, फिर भी इसके कारण रह जाता, तो जीरो नहीं आता, जीरो आना चाहिए था क्योंकि प्रैक्टिकली जीरो मिलता है। इसलिए कई बार ये मत सोचना कि BCl5 को सिर्फ पेंटागोनल रख दे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट का प्रैक्टिकली जो मिला, जो स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल जो मिल रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी क्या होगी, ज्योमेट्री। ओके, तो ये बात ट्रांस और सिस को उसके बीच में डिफरेंस भी अपन किससे कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट से। कैसे, अगर अगर सिस कंडीशन है तो सिस कंडीशन में, सिस कंडीशन किसको बोलते हैं, जब सिमिलर एटम सिमिलर साइड हो, मान लो या ऐसा बोलते हैं सिमिलर एटम के बीच में जो एंगल है वो ऑलमोस्ट एंगल जो है वो कितना हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल हो तो सिस बोलते हैं, 180 हो तो ट्रांस। अब यहां आप देख सकते हो ये क्लोरीन का EN 3.1 और कार्बन का EN 2.5, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा, इसका भी क्लोरीन की तरफ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो ये एंगल है, तो रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा 90 डिग्री पे, है ना। ये कौन सी कंडीशन है, सिस कंडीशन। सिस में सिमिलर एटम के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बट अगर ये ट्रांस होता, ये H, ये H, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, यहां ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां आप बोल सकते हो सर ये कार्बन है, एक क्लोरीन इस तरफ एक क्लोरीन इस तरफ, दोनों के बीच एंगल कितना, 180 डिग्री, और इक्वल इक्वल वेक्टर अगर 180 डिग्री पे होते हैं तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। नेट अगर चार्ज जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो, और डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर। तो यहां आप बोल सकते हो ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एंगल जो है वो कितना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना है, 180। 180 को अपन बोलते हैं ट्रांस। इधर किधर 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा जीरो, और यहाँ डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा नॉन जीरो। तो डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर, उसकी वैल्यू के बेसिस पर आप सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट कर सकते हो, नोट कर लो। इलेक्ट्रॉन ऊपर क्लोरीन की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि क्लोरीन की EN जो होती है वो कितनी होती है, 3 कार्बन की 2.5। ये मैंने तब बताया जब जो ग्रुप अटैच है एल्कीन पर, दोनों ग्रुप जो क्लोरीन वाले हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, -I शो करता है। एक अपन ये भी देखेंगे, इसमें अपन एक क्लोरीन रखते हैं, दूसरा कोई ऐसा रखें +I वाला, ऑर्गेनिक आता है ना -I +I, तो उस अकॉर्डिंग भी सिस और ट्रांस में चेंज रहता है। यहां ध्यान रखना है जब दोनों ग्रुप जो है, दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले, ये भी क्या है, -I, ये भी क्या है, -I, उस समय सिस का ट्रांस से हाई रहेगा, म्यू जो है सिस ग्रेटर देन ट्रांस, ध्यान रखना। बट ऑलवेज नहीं बोल सकते ये, कैसे है देखो इधर,
जैसे मान लो ये कंपाउंड है, एल्कीन है, क्लोरीन, एक अपन जोड़ दे मिथाइल, है ना, और एच है, एच है, एक क्लोरीन कर दिया, एक हमने कर दिया मिथाइल, है ना, और एल्कीन, ये क्लोरीन, ये मिथाइल, और H। तो अपन तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देख ले, यहाँ हाइड्रोजन दोनों सिमिलर है, ये दोनों अलग है। अब इनमें एक तो क्या है, क्लोरीन की एन 3.1 है, कार्बन की 2.5, तो ये तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ये कार्बन है sp2 और ये कार्बन है sp3, तो sp3 वाले की En कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहां आप ये देखोगे कि यहां क्या आ रहा है, अगर ये कार्बन है, एक CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो एंगल है, ये एंगल लगभग 90 डिग्री, इसका ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन देता तो क्या था, प्लस आई। तो उस अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दोनों ग्रुप का डिफरेंट हो, उस समय में देखना कि सिस का हाई है कि ट्रांस का हाई है। तो यहाँ जो एंगल है, इसका मान लो μ1 है, इसका μ2 है, इसके बीच में जो एंगल है वो मान लो 90 डिग्री है। और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड वाले को अपन क्या होता है, ट्रांस, क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। तो यहां आप ये देखोगे कि ये जो कार्बन है, कार्बन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये जो मिथाइल है, ये भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दोनों बॉन्ड के बीच में यहां एंगल जो मिला आपको, वो एंगल थीटा कितना मिला, 0 डिग्री। कितना मिला, 0 डिग्री। और जब वेक्टर 0 डिग्री पे मिले, दो वेक्टर, वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन भी क्लोरीन की तरफ, इसकी डायरेक्शन भी उसकी तरफ 0 डिग्री है, तो जब थीटा थीटा जब कम होता है, कॉस थीटा क्या होगा, हाई, और कॉस थीटा हाई होगा तो म्यू भी क्या होगा, हाई। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो ट्रांस, और वो कौन सा है, सिस। तो इस वाले कंडीशन में ट्रांस वाले का, यहां तुम पूछते हो कि डाइपोल में ट्रांस का हाई आता है सिस वाले से। आराम से देखो, एल्कीन था, एल्कीन था, एल्कीन में हमने इस बार क्या किया, दो जो ग्रुप है, एक ग्रुप लिया माइनस आई वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, दोनों ग्रुप अलग कर दिए। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और अगर इनके बीच में एंगल कितना हो, 180, 180 वाला क्या हो गया, ट्रांस, ये क्या हो गया, सिस। तो जब हमने ये देखा कि यहाँ पे इनकी वेक्टर की डायरेक्शन कितनी रहती है, 90 डिग्री, जबकि इनकी वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे कितनी रहती है, 0 डिग्री। तो थीटा जब कम था तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, हाई, डाइपोल मोमेंट क्या वाला, हाई। तो इस कंडीशन में ट्रांस का डाइपोल मोमेंट इससे क्या होता है, ज्यादा। तो डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर हम ये भी बता सकते हैं कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस। देख, इस केस को आप ये पूछते हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिफरेंट हो या आई इफेक्ट डिफरेंट हो।
ओके, नेक्स्ट चलो। टू लोकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर हम ये भी बता सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप है वो एरोमेटिक कंपाउंड में किस जगह पर लोकेट है, मतलब उनके बीच में एंगल। इसका बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल मैंने कल भी देखा था लास्ट क्लास में, हुई है बेंजीन है। बेंजीन पे जब हमने क्लोरीन देखा और यहाँ पे बेंजीन पे क्लोरीन में एंगल 120 देखा, और यहाँ पे हमने, अब आपको पता है, नहीं बताया तो बता देता हूं, कार्बन से क्लोरीन की ईएन हाई है, क्लोरीन की ईएन 3.1, कार्बन की डबल बॉन्ड की होती है 2.75। इलेक्ट्रॉन्स की तरफ एंगल ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच में एंगल 120। ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, एंगल 180 डिग्री। तो म्यू का जो फॉर्मूला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है इनवर्सली होती है थीटा की। तो थीटा अगर इंक्रीज होगा तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनमें आप रख के देख लेना, आपको यहां म्यू मिलेगा √3 म्यू मिलेगा, यहां आपको म्यू ही मिलेगा, और 180 पे है तो म्यू नेट क्या मिलेगा, 0। इट मीन्स डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और चेंज होने के साथ में जो भी फंक्शन ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो पोजीशन के बारे में पता लग सकता है किससे, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से, कि अगर 180 पे रखोगे तो वो नॉन पोलर मिलेगा, 120 पे रखोगे तो पोलर मिलेगा, लेकिन एज कंपेयर टू ऑर्थो के, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। नोट कर लो ये। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये है, अभी पीछे अपन ने देखा ये बात यही है कि अगर एंगल बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कम। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम। थीटा जितना कम होगा कॉस का मैक्सिमम, म्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, तो ये रहता। तो एंगल कम होने के साथ साथ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर पॉलरिटी। मॉलिक्यूल की पॉलरिटी, बॉन्ड पॉलरिटी डेल्टा ईएन डिसाइड करता है, और मॉलिक्यूल की पॉलरिटी डाइपोल मोमेंट डिसाइड करता है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर है, जबकि मॉलिक बॉन्ड पॉलरिटी में सिर्फ आपको डेल्टा ईएन देखना। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी भी कंपाउंड में, मैंने क्या कहा, पॉलरिटी, पॉलरिटी मतलब पोलर, पोलर मतलब उस पर चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है मतलब एक पे चार्ज आ रहा है, मतलब एक पे प्लस, दूसरे पे क्या आएगा, माइनस। तो प्लस माइनस आना मतलब प्लस माइनस चार्ज आता है। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर उसमें कितना ज्यादा है ये कैसे पता लगाएंगे, तो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर हमें पता हो, उसमें थियोरटिकल वैल्यू कैसे, थियोरटिकल वैल्यू के लिए अपने पीछे एक फॉर्मूला म्यू नेट इक्वल टू था Q इंटू डी,
अगर HCl है तो HCl में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आप लोगों को आ गया थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल आपको दे रखा होगा, उससे मल्टीप्लाई कर 100 से, जो भी आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज आयोनिक रिएक्टर। ओके, तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में ये देखना हो कि ये आयोनिक है कि कोवलेंट है, बस आपको थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए भी क्वेश्चन में ये दे रखा हो कम से बॉन्ड लेंथ, जैसे क्वेश्चन अपन देख भी सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये कैलकुलेट द म्यू ऑफ HCl का म्यू फाइंड आउट करो। बॉन्ड डिस्टेंस HCl में ये H, हाइड्रोजन में स्फेरिकल, क्लोरीन का डंबल। न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जो आपको दे रखी है, एक H है एक Cl है, ये DAB बोल दो या DHCl बोल दो, ये आपको दे रखी है 1.34 एंगस्ट्रॉम। चार्ज आपको दे रखा है 4.8 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। परसेंटेज आयन कैरेक्टर आपको निकालना है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू आपको दे रखा है, तो परसेंटेज आयोनिक के लिए पीछे जो फॉर्मूला था वही आपको बताना है, ये वाला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या देखिए 1.08 डे बाई होता 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे, थ्योरेटिकल के लिए Q इंटू डी, चार्ज ये पड़ा 4.8, ये ESU चार्ज। डिस्टेंस आपको दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, केमिस्ट्री जल्दी CGS में तो किसमें लेना, सेंटीमीटर। 1.34 10⁻8 सेंटीमीटर। अब आप यहां पे देख सकते हो -18, ये -10 और ये -8, पावर ऐड होती है तो -18 से -18 कैंसिल, ESU से ESU कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁻18 से ये पूरा कैंसिल, तो आपके पास जो बचेगा वही बचेगा 1.08 4 पॉइंट मल्टीप्लाई 1.34 into 100। तो ये आप जब करोगे 1.08 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 108 में 4.8 मल्टीप्लाई 1.3, अब 1.3 को माना मैं 13 मानता हूं, मतलब मैंने 5 माना, 13 इंटू 5 65 होता है, मतलब 6 के पास में आएगा। तो अगर अपन 6 से डिवाइड करें इसको मान लो, तो आपको पता होना चाहिए लगभग कितना आएगा, 17%। अगर अपन 6 से डिवाइड करें लगभग 17% के पास में आएगा इस डाटा के अकॉर्डिंग। थोड़ा आप देख लेना, जो भी मल्टीप्लाई और में अगर कुछ भी हो नोट कर लो ये। परसेंटेज आने के लिए प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। प्रैक्टिकल हमें दे रखा था, थ्योरेटिकल हमें Q इंटू डी, Q हमारे पास ये था, D हमारे पास पड़ा है, बस ये तो नोट करना था।
जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे 1.08 इंटू 100 परसेंटेज के लिए था 108/6 लगभग 17% के पास आया। आप एग्जैक्ट बात करो तो 16.8 ऐसा कुछ आया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता है 100% एमओटी का, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर अपन बात करें तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ ऐसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाया था जिसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या उसके बाद में भी जो थ्योरीज थी उनमें कहीं पे भी नहीं लिखा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है O2 मॉलिक्यूल जो है, O2 मॉलिक्यूल के बारे में वीबीटी ये बोलता है कि O2 जो है उसमें अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, 2s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन, 2p4 1 2 3 एंड 4 दो इलेक्ट्रॉन ये इसके क्या हो गए, अनपेयर्ड। ये मान लो क्लॉकवाइज थे और सामने भी ऑक्सीजन आएगा तो भाई O2 है तो दो ऑक्सीजन होंगे, तो एक ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सामने वाले ऑक्सीजन के सामने वाले ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज है तो वो क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो पेयरिंग करेंगे तब बॉन्ड बनाएंगे। बट प्रैक्टिकली O2 में कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए जब उस O2 को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, उनको O2 अट्रैक्ट कर रहा था। जो भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को अट्रैक्ट करता है उनको हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड। तो O2 में ये प्रैक्टिकली मिला। बट वीबीटी के अकॉर्डिंग अपन देखा जाए तो वीबीटी के अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया कि भाई O2 जो है उसमें एक ऑक्सीजन का डंबल दूसरे ऑक्सीजन के डंबल से एक्स डायरेक्शन पे ओवरलैपिंग कर रहा है, तो एक तो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो है इसके परपेंडिकुलर, मान लो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये ओवरलैपिंग करेगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में इसलिए दो बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। और बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड उन्हीं में बनेंगे जो अनपेड होंगे, और अनपेड बॉन्ड तभी बनाएंगे जब एक क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो। तो वो दोनों मिलकर जो एटम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनेगा। तो एटम का ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वीबीटी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका क्लॉकवाइज दूसरे ऑक्सीजन का एंटी क्लॉकवाइज, तो पेयर्ड फॉर्म में है। बट प्रैक्टिकली वो नहीं था, इसलिए बोला गया एमओटी वाज पुट फॉरवर्ड बाय हुंड एंड मुलिकन्स which can be applied to explain the properties which the old VBT was unable to explain, example paramagnetic nature of O2। VBT ये नहीं बता पा रहा था, इस लब की एमओटी ने बताया कि ये रियल में पैरामैग्नेटिक होता है। VBT के अकॉर्डिंग ये क्या था, डायामैग्नेटिक। इसके तरह से ये एक बात नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे जैसे इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस He2 की फॉर्म में क्यों नहीं मिलता, Ne2 क्यों नहीं मिलता, जबकि N2 मिलता है, O2 मिलता है, F2 मिलता है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। या यहां तक कि B2 मिलता है या नहीं मिल सकता, C2 मिलता है क्या नहीं मिल सकता, इनके बारे में भी VBT तक कोई पता नहीं था। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, VBT ये बोलता है कि जब भी किसी में ओवरलैपिंग होगा तो फर्स्ट ओवरलैपिंग होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। मतलब दो एलिमेंट में एक बॉन्ड, दो एलिमेंट में जब भी ओवरलैपिंग होगा तो फर्स्ट बॉन्ड में सिग्मा बनेगा। बट हम एमओटी में देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिले थे जिनमें बिना सिग्मा के भी पाई बॉन्ड मिलता है, और वो कैसे मिलता है वो हम देखेंगे यहाँ पे, और एग्जाम का क्वेश्चन है वो, इसलिए एमओटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मिस करना ही मत। इसको मिस किया मतलब सब कुछ मिस किया आपने। ठीक है, तो
He2 Ne2 इनका क्यों एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका एग्जिस्टेंस क्यों है, और इनका एग्जिस्टेंस है तो किस रूप में, कितने बॉन्ड मिलते हैं, कौन पैरा है कौन डाया है, ये सारा जो एक्सप्लेन किया था किसने, एमओटी। एमओटी की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो नाम सही है, मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करेंगे, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे फॉर्मेशन करेंगे, एटम के बीच में ओवरलैपिंग होगी जिससे नया ऑर्बिटल बनेगा। एटम एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो कैसे, जैसे मान लो आपने पीछे भी बढ़ा है उस अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिला क्या बनेगा, H2। तो H2 बनेगा, हाइड्रोजन क्या है, अकेला एटम, ये भी एटम, ये क्या बना, मॉलिक्यूल। तो एटम का ऑर्बिटल हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1s1। इस हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, 1s1। क्या हो गया, 1s1। तो 1s1 1s1, अगर ये ओवरलैपिंग करेंगे, वीबीटीन तो ये बोला कि ओवरलैपिंग तभी होगा जब ये दोनों क्या हो, अनपेड फॉर्म हो। अनपेड फॉर्म हो तो एक क्लॉकवाइज हो, दूसरा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके बाद बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो हम बॉन्ड, अगर वो बॉन्ड वहां बन रहा हो जहां दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और ये परपेंडिकुलर बन रहा हो इंटरन्यूक्लियस के तो बोलते हैं पाई बॉन्ड। बात ये जो ऑर्बिटल है 1s वाला, ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। बट जो बनता है उसको बड़ा अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वही बात, ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग यहाँ पे वही बात है। अगर ओवरलैपिंग न्यूक्लियस को मिलाने वाले एक्सिस पे होती है उसको बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और न्यूक्लियस को मिलाने वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पे तो हम उसको बोलेंगे कोलेटरल ओवरलैपिंग, जहां कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो आए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसके क्या कैरेक्टर है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट हेल्प किए थे तो समझने के लिए। सबसे पहला बात ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। इनमें यह है कि अगर 1s वाला है तो 1s वाला जो ओवरलैपिंग करेगा वो 1s वाले से करेगा, सेम एनर्जी लेवल से। अगर आपने डिफरेंट एनर्जी कर दिया तो फिर उनमें कहीं ना कहीं एनर्जी आगे चेंज आएगा, इंटरमिक्सिंग टाइप होगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उन्हीं ओवरलैपिंग की बात करता है जिन ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल क्या होगा, सिमिलर। जैसे 1s वाला 1s वाले के साथ, 2s वाला 2s के साथ, 2px वाला 2px के साथ, एनर्जी लेवल जिनका सिमिलर होता है उनके बीच में, और उनके बीच में ओवरलैपिंग के बारे में बात करता है, पहली बात। और जो ओवरलैपिंग करेगा एटम प्लस एटम क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब उनके क्या नाम होते हैं वो अभी हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट इसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पॉइंट थोड़ा नया था। बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था, बीबीटी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर O2 बना रहा है तो ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑक्सीजन का जो ओवरलैपिंग करता है वो कौन होता है, मान लो 2px, और ये भी 2px। इनमें ओवरलैपिंग के बाद ये मान लो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो जो ऑर्बिटल बन रहा था वो कौन सा ऑर्बिटल बन था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां था वीबीटी में कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ही बनाएगा, जबकि एमओटी बोलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन। अब ये कैसे, ये बात बताता हूं, पॉइंट लिख लो पहले, पॉइंट भी इंपोर्टेंट है ना।
एमओटी में जाना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नंबर इक्वल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के। अब वो जो पॉइंट था, वो पॉइंट देखो कैसे एमओटी के अकॉर्डिंग दो ऑर्बिटल बनते हैं, वो कौन से बनते हैं। थोड़ा एमओटी में ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एमओटी एक्सप्लेन करता है किस अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत वेव के अकॉर्डिंग। एमओटी में ये है कि अगर दो एटम हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करके H2 बना रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल 1s1, इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल भी क्या हो गया 1s1। ऑर्बिटल के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है कि ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है वेव। एवरी ऑर्बिटल के क्या होती है वेव। देखना एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये कभी लिखा मिलेगा आपको साई एन एल और एम ऐसा लिखा मिलेगा, या अभी पता नहीं तो याद रख लो, कोई भी अगर ऑर्बिटल है तो उसको अपन एक वेव बोलते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एक वेव और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की भी एक वेव। अब मैं अगर कहीं और नहीं जाता हूं, वैसे तो ये पूरा फिजिक्स का है, अगर दो वेव मिलती है, जैसा भी मान लो मैं बोल रहा हूं, आप भी मेरे साथ गाना गाओ मान लो, अगर हम दोनों गाना गाएं तो देखना गाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो आवाज मान लो उसकी, वो क्या होगी इंक्रीज होगी, क्योंकि मेरी जो वेव है आपकी वेव, दोनों वेव मिली, वेव जहां मिलती है उसको अपन बोलते हैं वेव सुपर इम्पोजिशन। और वेव जहां मिलती है उसको एक ये भी बोलते वर्ड आता है इंटरफेरेंस, वेव के मिलने का। अब इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तुम तो ये मान लो कि अगर दो वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वो दोनों वेव मिलके फ्रीक्वेंसी या उनका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज होता है, मतलब दोनों वेव की डायरेक्शन सिमिलर है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वही बात है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर आपको मिलाना है, मिलाओगे तो फिर बॉन्ड बनेगा। तो ये वेव है, दोनों वेव अगर मिलेगी, मिलेगी मतलब दोनों वेव होने चाहिए सिमिलर डायरेक्शन में, सिमिलर डायरेक्शन में अगर मिलती है मतलब दोनों 0 डिग्री होनी चाहिए, तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो वेव मिलेगी तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हाई मिलेगा, मतलब ये अगर दोनों ऐसा। इसको ऑर्बिटल को भी अगर मैं वेव की तरह बताऊं, तो वेव में क्या था पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वेव जो है अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दोनों वेव मिल रही है और दोनों वेव मिलेगी, तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के बाद में देखा गया था कि जो रिजल्टेंट वेव मिली उसका एम्पलीट्यूड हाई मिला था, ये एम्पलीट्यूड हाई मिला। अब मैं बोल रहा हूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल को, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको मैंने कोई वेव मानना है, तो वेव है तो उसका एक वेव फंक्शन मान लेता हूं मैं साई ए। ये दूसरा एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1, इसका भी 1s1, साई ए मान लो मैंने इसको बोले साई बी। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में, उसको बोले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव जो दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हाई आएगा, आपको सिर्फ पता भी होगा क्या कि मैथमेटिकली साई नेट जो आएगा इसका, वो आएगा साई ए प्लस क्या होगा साई बी। और अगर ये आएगा तो साई अगर अपने स्क्वायर करते हैं, साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप अगर ओपन करोगे तो आपको पता है इसका जो ओपन करने पर जो आता है रिजल्टेंट,
वो ये आता है, क्या आएगा, साई नेट आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, ये आएगा। किसमें, जब जब दो एटम के ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस वाले के सामने प्लस वाला हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग अगर करते हैं तो ये दोनों अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो ये इनके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां पे न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही तो ये बता रहा है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब दोनों एटम के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बनेगा तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर जो ऑर्बिटल बन रहा है उसको अपन बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर यही इस वेव का ये अपोजिट होगा, तो अपोजिट होने पर उसको कंस्ट्रक्टिव नहीं बोलते। दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट होगी उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहां जो बनेगा ऑर्बिटल, वो भी ऑर्बिटल बनेगा लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बोल दो, या वहां पे दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसको बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूल बन रहा है जैसे H2 बन रहा है H और H से, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो दो बनेंगे। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दो कौन से बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कब बनेगा, जब प्लस के सामने प्लस आए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस समय जो साई नेट आता है, साई नेट ही आता है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर 2 साई ए साई बी। अगर यही उल्टा बता देता मैं कैसे। अगर मान लो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन हो, लेकिन ऐसा हो इस टाइप से, मान लो पॉजिटिव सामने नेगेटिव आए, मतलब दोनों जो वेव है, एक वेव है पॉजिटिव से नेगेटिव, दूसरी ओर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां देखने को ये मिलेगा कि दोनों वेव एक दूसरे से दूर हटेगी तो मतलब यहां पे इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं इसको। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखा गया जो रिजल्टेंट, अगर ये साई ए है और ये साई बी है, तो जो रिजल्टेंट वेव मिली थी उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम मिलता है। मतलब जो साई नेट था, साई नेट क्या होता है, साई ए माइनस साई बी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कम करेंगे। तो यहां देखने को मिलता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा कि इस तरह से मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरी तरफ आए लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन दूर हटने लगे, तो उनके बीच में एक जगह ऐसी थी जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता उस प्लेन को अपन बोलते हैं नोडल प्लेन। ये अगर 1s था, अगर ये 1s था और अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आ रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। इस ऑर्बिटर का नाम बोला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर को सिग्मा स्टार 1s। बट सिग्मा स्टार 1s में क्या था,
एक नोडल प्लेन था, नोडल प्लेन 1। अगर तुम इसको स्क्वायर करते हो तो इस पूरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, इस पूरे को स्क्वायर करोगे आप तो आपको पता है साई नेट स्क्वायर क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई। तो माइनस आ रहा है मतलब एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा मतलब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर हटेंगे या उनके इलेक्ट्रॉन दूर हटेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो ऐसे ऑर्बिटल का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो है H2 ही, बट H2 में जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल उनके अगर दोनों वेव सिमिलर डायरेक्शन में हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे, बॉन्ड बनेगा तो हम उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एम्पलीट्यूड हाई मिलेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन। और अगर दोनों जो है पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ जाए, अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे इधर से दूर हट रहे हैं, बॉन्ड नहीं बन रहा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। वहां पे नोडल प्लेन मिलेगा आपको, नोट कर लो। ये जो साई स्क्वायर होता है इसको बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको अपन ऑर्बिटल बोलते हैं, और जहां मिनिमम होती है उसको अपन बोलते हैं नोडल प्लेन बोल दो, या तो प्लेन है तो पॉइंट है तो नोडल पॉइंट बोल दो, सरफेस तो नोडल सरफेस बोल दो। तो ये अपने था half of the molecular orbital have lower energy are called bonding molecular orbital। the total कितने एटम मिल रहे थे, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी दो थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बन रहे, लेकिन एक में मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती है वहां पे एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी पूछते हो, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो पोटेंशियल कम वाला जो है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए से बोला लोअर एनर्जी लेवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये जितने भी आपको इस चैप्टर में बिना स्टार वाले, भाई सिग्मा बॉन्ड आपको बताइए, अगर दो ऑर्बिटल को आप ओवरलैपिंग करवा रहे हो, न्यूक्लियस मिल रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो ओवरलैपिंग होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, चाहे वो एस एस में हो जाए और चाहे वो पी में भी हो जाए। तो आपको जब भी बिना स्टार वाले सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2p, ये आप जब भी आपको मिले बिना स्टार के बोलते बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब भी आपको ऐसा मिलेगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2pz ऐसा कुछ मिलेगा, इसका मतलब ऐसा होता है जैसे 2pz है तो एक ऑर्बिटल p है डंबल शेप, तो डंबल शेप में क्या है, मान लो मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा भी आ रहा है, लेकिन इस डंबल के सामने जो नेक्स्ट आ रहा है पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसकी अगर वेव पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इसकी वेव नेगेटिव से पॉजिटिव है। दोनों जो है वो अगर सिमिलर डायरेक्शन में नहीं है, इट मीन ऐसा बोल सकते हैं कि वो दोनों मिलकर भी नहीं मिल पाएंगे,
इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे मतलब उन दोनों ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाती है तो जो ऑर्बिटल मिलेगा उसको अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां जो बनेगा उसमें ऐसा ही है कि ये दो ऑर्बिटल के बीच में ये कैसा बनेगा, नोडल प्लेन। कैसे बता सकते हो उसका पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एंटी बॉन्डिंग वाले में आपको नोडल प्लेन मिलेगा ही मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग वाले दोनों अगर अपोजिट है तो। और जहां बॉन्ड नहीं बन रहा, स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम होती है तो एनर्जी क्या होती है, हाई, इसलिए इसे बोला है हाफ आर द हायर एनर्जी टर्म्ड एज एंटी बॉन्डिंग। ये दो थे ऑर्बिटल 2pz 2pz, अगर ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में होते तो बॉन्डिंग बनता, अपोजिट में हो गए तो क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। तो दो में से एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, इसलिए वो हाफ बोल रहा है, दो का आधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होगा, ये जो भी ऑर्बिटल्स है इन ऑर्बिटल में भी, इन ऑर्बिटल का भी एक एनर्जी ऑर्डर होता है, और वो एनर्जी ऑर्डर जो है वो भी फॉलो करता है ऑफ बाउ को। मतलब जैसे कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, जैसे N2 है, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, दो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 14। तो N2 में भी अगर अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे तुम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वहां पे क्या है, एटॉमिक फॉर्म में, ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है, वो ऑफबो को फॉलो भी करता है, हुंड्स के अकॉर्डिंग करता है। हुंड्स ने क्या कहा था, हुंड्स ने कहा था, हुंड्स ने क्या कहा था कि जब अगर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इक्वल है, जैसे पी में कितने ऑर्बिटल है, 3, इक्वल है, तो पहले सब में इलेक्ट्रॉन इक्वल भरो, उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है जैसे P4 में, तब आप क्या करो, पेयरिंग। ऐसा नहीं है कि तुमने स्टार्टिंग में ऐसा कर दिया कि मेरे पास P4 है तो 2 इधर भर दिए 2 इधर भर दिए, तो ये गलत होगा, सही है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो अगर एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन रूल्स को भी फॉलो करती है। तो एमओटी में जो आज अपन ने देखा वो ये अपन जान सकते हैं, मैं वापस बता देता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या है, फुल नेम है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई थी, कुछ मॉलिक्यूल के बारे में वीबीटी वेस्पर्ट कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है O2 वाली। O2 के बारे में वीबीटी ने बोला था डायमैग्नेटिक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या मतलब पैरामैग्नेटिक, जिसको हम इस थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन ये है कि अगर अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम क्योंकि नाम से क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटम एटम से मिलेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करे, ओवरलैपिंग, तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने पर जो ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वीबीटी बोलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से आधे होते हैं, बट बट एमओटी के अकॉर्डिंग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, सेम एनर्जी, मतलब 1s वाला है तो उसका ओवरलैपिंग भी 1s होगा, 2s वाले का 2s वाले से, 2pz वाले का 2pz से, 2px का 2px से, इक्वल एनर्जी वाले के साथ ओवरलैपिंग होगा। इक्वल जैसे मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिला, तो जो वीबीटी के अकॉर्डिंग था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ही बनेगा, बट यहाँ पे दो बनते हैं। एक वो बनता है जिसको अपन बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ध्यान रखना है एटम एटम, एटम का ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1 1s1, दोनों अगर वेव, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव मानना है, अगर दोनों वेव सेम डायरेक्शन होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, उस दौरान वेव मिलती है, अगर मैं बोल रहा हूं और तुम बोल रहे हो दोनों साथ बोले, अगर वहां पे एम्पलीट्यूड वॉइस का बढ़े
तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसका मतलब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी कम होती है। इसलिए बोला है इसने कि अगर मान लो अगर मान लो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आता है, मतलब दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नहीं मिल पाएगा, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहां पे शायद ऑर्बिटल के बीच में कोई ना कोई ऐसा प्लेन आएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको जब भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे सिग्मा या पाई के साथ स्टार लगा होगा, ये इसका पहचाने का तरीका है। अब वही बात, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे उतने होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम दो मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनेंगे, लेकिन हाफ होंगे उसको बोलते हैं बॉन्डिंग, और हाफ वाला बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले को बिना कोई स्टार से शो करते हैं, और स्टार लिखा हुआ है मतलब बेटा वो कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। और इसमें एक मॉलिक्यूल्स के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एक ऑर्डर आएगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्डर ऑफबो को भी फॉलो करेगा, हुंड्स को भी फॉलो करेगा, और पाउली को भी फॉलो करता है। तो ये हम इसके बारे में देखेंगे, एमओटी के बारे में। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी पीछे बोला भी था, वेव फंक्शन फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला जो मैंने बोला यहाँ पे। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल पॉजिटिव सान में पॉजिटिव, मतलब कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। तो ये अगर साई ए है, ये साई बी है, तो मिलेंगे तो क्या होगा, साई नेट इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। साई का स्क्वायर मैंने इसलिए किया, साई का स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होती है तो मतलब वहां कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वहां पे बॉन्ड बनेगा, इसलिए उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होता है बॉन्डिंग के लिए, और ये होता है एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे भी बता देते हो, देखो यहाँ पे वापस बता देते हैं थोड़ा सा, कि भाई अगर मान लो एक पी वाला लेते हैं, अगर पी वाले में नेगेटिव पॉजिटिव, और साथ में अगर पी आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दोनों जो वेव है पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव आ रहा है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों मिलेंगे तो बीच में पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव वाले दूर हट रहे हैं, मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस अगर मैंने इसको एक ऑर्बिटल को मैंने एक वेव माना है, तो अगर ये साई ए है, ये साई बी है, तो इनका साई नेट जो आएगा वो आएगा साई ए प्लस साई, और इनकी जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड भी बहुत हाई मिलेगा। तो अगर एम्पलीट्यूड हाई मिल रहा है मतलब वहां पे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनता है तभी उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो सिग्मा बोल देंगे इसको, सिग्मा टू पी जेड। अगर ये टू पी जेड अगर ये पी जेड है, ये पी जेड है, पी जेड में ओवरलैपिंग हुआ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। ओके, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। वेव फंक्शन फॉर एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए बात करें तो एंटी बॉन्डिंग में जैसे मान लो, अगर मैं ये बताता हूं, मान लो कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव और इसके सामने अगर ये आ रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव सामने पॉजिटिव, ये थोड़ा सा ना, यहाँ अगर नेगेटिव सामने अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव है।
नेगेटिव साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब ये जो वेव है और वो वेव जो है वो है रिवर्स, और रिवर्स है तो इट मीन्स ये दोनों दूर हटेंगे, दूर हटेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा कुछ। और ये बीच में ऐसा एक प्लेन मिलेगा जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन ये भी अगर पी जेड था, ये भी अगर पी जेड था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पा रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो है उसको वो बोलते हैं सिग्मा स्टार टू पी जेड। इसमें अगर हम वेव फंक्शन बोले, वेव फंक्शन, तो ये साई ए है, ये साई बी है, तो साई नेट जो आएगा वो साई ए माइनस साई बी, तो ये रिजल्टेंट वेव ऐसे इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम मिलेगा। तो एम्पलीट्यूड जब कम मिल रहा है मतलब समझ लो दोनों वेव अपोजिट है। वेव का मतलब है यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल अगर अपोजिट है तो दूर हट रहे हैं, दूर हट रहे हैं मतलब बॉन्ड नहीं बन रहा, बॉन्ड नहीं बन रहा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे वहां कहने का स्टार आए, नोडल प्लेन मिलेगा आपको। ओके, ये अब इस तरह से देखते हो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज अपन यहां तक रखते हैं, यहां तक ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में है। ओके, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में ये जो डिफरेंस यही था। देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल का साई ए प्लस साई बी, एंटी बॉन्डिंग में कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में साई ए माइनस साई बी, रिप्रेजेंट करोगे दोनों सेम में होगा। कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस अपोजिट अगर होगा प्लस के साथ माइनस आ गया डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। इसमें नोडल प्लेन नहीं होगा, यहाँ नोडल प्लेन आपको मिल सकता है। बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियाई उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होगा, एनर्जी कम होगी इसकी, स्टेबल ज्यादा होगा ये। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बोले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्ड। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। इसके बाद जो भी होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन यहां तक रखते हैं, इसको सही से पढ़ो। अब इसका क्या एप्लीकेशन होगा, क्या हमारे लिए एमओटी आगे यूज आता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखें। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि सर ने एमओटी क्यों यूज होता है, एमओटी ने क्या नया एक्सप्लेन किया O2 के बारे में कि O2 पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जैसे H2 हो गया, He2 हो गया, Ne2 हो गया, इनका एग्जिस्टेंस क्यों मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा आपको अच्छे से कि इनका क्यों नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमओटी की क्वेश्चन देखेंगे, इन क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जानने के लिए कि एमओटी में हमें और क्या जानना है तो जुड़े रहिए यूट्यूब पे, आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जो भी आपको डाउट्स रहे कि यहाँ सर दिक्कत आ रहा है वो आप कमेंट कीजिए, बहुत सारे नंबर में कमेंट कीजिए। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टेस्ट रिजल्ट के बारे में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं।